अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 1429 और 5405 कोड की जो बुक है बिज़नेस मैथमेटिक्स, इसको स्टार्ट करेंगे और ये बीए, बीकॉम और एसोसिएट डिग्रीज़ और बीएस के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाई जाती है और जो 8405 कोड है उसके लिए भी यही बुक पढ़ाई जाती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इन 3 कोर्स के लिए ये बुक पढ़ाई जाती है। और स्टूडेंट्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये शुरू ही से तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका मसला रहा है, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे तो मैथमेटिक्स जो है ना वो एक गेम लगती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है और है भी इंटरेस्टिंग। असल में मसला ये है ना कि हम लोग जो है ना वो मैथमेटिक्स को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं और रट्टा जो है वो मैथमेटिक्स नहीं मानती, उससे ये गुस्सा कर जाती है। वो जैसे डायलॉग है ना कि मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं, ये वही वाली बात है। मैथमेटिक्स जो है ना ये समझ में आती है, ये रट्टे में नहीं आती। तो इसलिए अगर आप भी मैथमेटिक्स को रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों को मैथमेटिक्स जो है ना उसको समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एक गेम है। अगर आप इसका कंसेप्ट लेते हैं ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये इतनी आसान है, यकीन माने आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कि मुझे आपने कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल आपने मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट लेने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको दोहराना है, रिवाइज करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैथमेटिक्स कभी भी नहीं भूलेगी। तो अब हम अपने इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं है, कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर भी आप मेरा लेक्चर देखें, इसके बाद आपको आइडिया होगा कि मैथमेटिक्स कितनी आसान है। तो इसलिए लेक्चर जो बातें लेक्चर में मैं बताऊं उनको फॉलो कीजिएगा और नोट कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ना वो मैं मार्क करवाऊं उनको नोट कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट नंबर 1 है हमारे पास। यूनिट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की, तो प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद रैंडम इवेंट्स, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अच्छा, ये जो इस तरह लिखा होता है ना, ये जो टेक्स्ट होता है बड़ा मुश्किल होता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ईजी वर्डिंग के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर मैं पॉइंट्स बना कर देता जाऊँगा। आपने वो ज़हन के अंदर स्केच बना लेना है और उसको यूज़ करके आपने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसान अल्फाज में मैं यूँ कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, यानी मुमकिनात, ये हमें किसी भी वाक़े के वकू पज़ीर होने के, अक्कर होने के, वजूद में आने के इम्कानात बताती है, यानी कितना इम्कान है इस वाक़या के होने के। प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद रैंडम इवेंट्स या दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रैंडम इवेंट्स, यानी ये मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनको समझने में हमारी मदद करती है। सिंपल अल्फाज के अंदर आप इसकी अगर डेफिनेशन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, चांसेस ऑफ अकरेंस, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी ये किसी भी वाक़े के अक्कर होने के, वकू पज़ीर होने के जो चांसेस होते हैं ना, इम्कानात, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल अल्फाज के अंदर आप इसकी डेफिनेशन यूँ लिख सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसका तसव्वुर शुरू में जो गैम्बलिंग होती है, जुआ, उसके अंदर और इंश्योरेंस के अंदर तहकीक के दौरान जो है ना 17वीं सदी के अंदर मुतारफ़ हुआ। 17वीं सदी के अंदर गैम्बलिंग के अंदर और इंश्योरेंस वगैरह के अंदर हम इसको यूज़ करते थे। लेकिन आजकल ये साइंसी तजर्बात, बिज़नेस, इंजीनियरिंग और दूसरे मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर इस्तेमाल हो रही है। डेली लाइफ के अंदर इसका बहुत सारा यूज़ है, जैसे कि मौसम की पेशगोई करनी होती है, क्रिकेट के मैच के जीतने के इम्कान, या किसी भी कारोबारी फ़ैसले में रिस्क को जो समझना हो ना कि उसके प्रॉफिट होने के या लॉस होने के इम्कानात कितने हैं, चांसेस कितने हैं, तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल अल्फाज के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये किसी भी वाक़े के अक्कर होने के चांसेस हमें बताती है, चांसेस टू अक्कर सम इवेंट। अच्छा जी, इसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर। बेसिकली वी कॉल द ट्रिपलेट ओमेगा एफ पी एज द प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो बुनियादी असूलों के अंदर ये 3 अहम चीज़ें हैं, इनसे हम प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है,
एक है ये वर्ड ओमेगा, इन तीनों को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं, बड़े आसान है, मुश्किल नहीं है। दूसरा है एफ और तीसरा है पी। इन तीनों को हम प्रोबेबिलिटी स्पेस बोलते हैं। इस ट्रिपलेट को, इन तीन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी स्पेस। और ये तीनों क्या हैं? इनको हम आसान अल्फाज के अंदर समझते हैं। अच्छा जी, नीचे इनकी डेफिनेशंस हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल से इनको समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। बेसिकली आपने याद रखना है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर ये जो तीन डेफिनेशंस हैं ना, सिग्मा, एफ और पी, इन तीन चीज़ों से मिलकर प्रोबेबिलिटी स्पेस बनी है, या इनको कलेक्टिवली आप तीनों को प्रोबेबिलिटी स्पेस बोल सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ओमेगा क्या है। ये वाली जो सिंबल है ना, इट इज़ रेड एज ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं। एंड कॉल्ड द सैम्पल स्पेस, और इसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। ओमेगा इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है? सैम्पल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज़ द सेट ऑफ आउटकम्स। सेट ऑफ आउटकम्स यानी ये जितनी भी मुमकिनात हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, सच दैट एनी एक्सपेरिमेंट और ट्रायल रिजल्ट्स इन वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट एस। यानी कोई भी तजर्बा आप करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसकी जितनी मुमकिनात हो सकती हैं, उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनका जो कलेक्टिव सेट है उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। वेर ईच एलिमेंट इन द सेट एस इज़ रेफर्ड एज एन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और इस सेट के अंदर ये वाला जो सैम्पल स्पेस वाला सेट है ओमेगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसकी आउटकम्स होंगे। हर एलिमेंट इसकी एक आउटकम होगा। अब मिसाल के तौर पर आप एक क्वीन जो है ना वो फ्लिप करते हैं। क्वाइन आपके पास एक है, सिक्का आपने देखा होगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का होता है। तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। मतलब हमारे जो सिक्के हैं उस पर एक साइड पे चांद तारा बना होता है, दूसरी साइड पे करेंसी लिखी होती है, 2 या 5 रुपए लिखा होता है। तो उसको जब आप फ्लिप करते हैं, हवा के अंदर उछालते हैं, तो ज़मीन पर जब वो गिरता है ना, तो उसके ऊपर वाली साइड, ऊपर साइड आने के दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, दो मुमकिनात हैं। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये चांसेस हैं। अब हमें नहीं पता, ये रैंडम है। रैंडम प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता, हमें रिज़ल्ट हम गैस नहीं कर सकते कि कौन सा एग्जैक्ट रिज़ल्ट आएगा। मतलब कोई भी जब कोइन को फ्लिप कर रहा होता है, ऊपर टॉस करने के लिए ऊपर फेंकता है सिक्का, तो वो ये नहीं बता सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन चांसेस की बुनियाद पर, क्योंकि चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो उस बुनियाद पर वो फिर अपना जो है ना फैसला करता है कि हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी, ये मुमकिनात हैं। अब ये जो है ना आउटकम्स, इसकी आउटकम्स दो हो सकती हैं। जब आप एक दफ़ा क्वीन को फ्लिप करते हैं ना, तो दो इसकी आउटकम हो सकती हैं, एक हेड है और दूसरी टेल है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों एलिमेंट्स हैं और इन दोनों को इसकी आउटकम्स बोलते हैं। और इन दोनों का जो सेट है उसको हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल अल्फाज के अंदर। यानी ओमेगा जो है इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ये जो सिंबल ओमेगा है, और सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा इस्तेमाल होती है। सैम्पल स्पेस क्या है? इसमें कोई भी जो इवेंट है ना, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी जितनी आउटकम्स हैं, उसके जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स जितने भी हैं, उनको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। सिंपल अल्फाज के अंदर आप अपनी इंग्लिश के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखें। यानी सैम्पल स्पेस इज़ द ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर कॉल्ड द आउटकम्स ऑफ दैट सैम्पल स्पेस। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कहता है सपोज वी फ्लिप द कॉइन ट्वाइस। हमारे पास कोई कॉइन है, उसको हमने 2 दफ़ा फ्लिप किया है। एक दफ़ा टॉस किया, फिर दूसरी दफ़ा फिर दोबारा टॉस किया। एंड नोट डाउन द आउटकम वेदर इट इज़ हेड और टेल। तो आप नोट करें कि उसका हेड या टेल आने की आउटकम्स क्या हो सकती हैं। अच्छा, अब आपने कोइन को 2 दफ़ा फ्लिप किया है, तो ये याद रखना है कि 2 आउटकम्स हर बार आ सकती हैं। पहली दफ़ा जब आपने फ्लिप किया, अच्छा एक तो ये है कि पहली दफ़ा भी हेड आ जाए, दूसरी दफ़ा भी हेड आ जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, कोइन को आपने एक दफ़ा उछाला, हेड आ गया, दूसरी दफ़ा भी उछाला, फिर भी हेड आ गया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि आपने पहली दफ़ा कोइन उछाला, हेड आया, दूसरी दफ़ा उछाला तो टेल आ गई। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब गौर से समझें। या फिर ये हो सकता है कि आपने पहली दफ़ा कोइन को फेंका, टेल आ गई, ठीक है, दूसरी दफ़ा जब आपने फेंका तो हेड आ गया। ये भी जो है ना पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि दोनों दफ़ा टेल आ जाए,
दोनों दफ़ा हेड भी आ सकता है, दोनों दफ़ा टेल भी आ सकती है, या पहली दफ़ा हेड दूसरी दफ़ा टेल आ सकता है, या पहली दफ़ा टेल और दूसरी दफ़ा हेड आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जब 2 दफ़ा आप कोइन को फ्लिप करते हैं तो सिर्फ ये 4 ही रिज़ल्ट आएंगे। इन 4 में से कोई एक रिज़ल्ट आएगा, ये चारों नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, या दोनों दफ़ा हेड आ सकता है, या दोनों दफ़ा टेल आ सकती है, या पहली दफ़ा हेड दूसरी दफ़ा टेल आ सकती है, या पहली दफ़ा टेल दूसरी दफ़ा हेड आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ का जो सेट है ना, इस पूरे सेट को हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे, और इसको हम जिस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस लेटर से, ये ग्रीक लेटर है, इसको ओमेगा बोलते हैं, यूनानी लफ्ज़ है। बस सिंपल। अब मुझे बताएं कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या आपको प्रॉब्लम है या कितनी मुश्किल है ये डेफिनेशन। तो मेरे ख्याल से मैं 9th 10th के बच्चों को भी ये समझाऊँ ना, तो उनके लिए भी ये लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं। वो कहता है सपोज़ यू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड, कि आप किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन कॉल करते हैं, एंड नोट डाउन द ड्यूरेशन ऑफ कॉल, और अपनी कॉल जो है ना उसकी ड्यूरेशन आप नोट करते हैं। मैक्सिमम टाइम अलाउड इज़ 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट की कॉल है। ये लिमिट है आपकी, मतलब 5 मिनट, आपके पास मिनट्स ही 5 हैं, आपका पैकेज ही 5 मिनट है, या वैसे 5 मिनट के बाद आपकी कॉल कट हो जाएगी, ये लिमिट दे दी गई है। अब वो कहता है देन व्हाट कैन बी द ड्यूरेशन ऑफ कॉल, आपकी कॉल की ड्यूरेशन कितनी हो सकती है। हेयर द सैम्पल स्पेस विल बी एनी टाइम टी बिलोंग्स टू 05। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि वो दोस्त जो है ना वो कॉल कब कट कर देगा, मतलब 5 मिनट तक तो आपकी कॉल वैसे ही ऑटोमेटिकली कट हो जानी है, लेकिन वो दोस्त पहले भी तो कट कर सकता है ना। तो आपको नहीं पता, आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी जो कॉल की ड्यूरेशन है ना वो कितनी होगी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो आधे मिनट के बाद कॉल काट दे, या फिर वो 1 मिनट कॉल करने के बाद काट दे, या 2 मिनट के बाद काट दे, या 3 मिनट के बाद काट दे, या 3 मिनट और 10 सेकंड के बाद काट दे, या 4 मिनट और 5 सेकंड के बाद काट दे। तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट, उस 5 मिनट तक लामहदूद जो है ना वो मुमकिनात हैं। वो किसी वक्त भी काट सकता है, 1 सेकंड के बाद काट सकता है, 10 सेकंड के बाद काट सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ड्यूरेशन कैन बी एनी टाइम फ्रॉम 0 मिनट टू 5 मिनट, 0 से लेकर 5 मिनट के बाद कोई भी टाइम हो सकता है। सो वी से दैट सैम्पल स्पेस इज़ इनफाइनाइट, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो सैम्पल स्पेस है हमारी, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर इतनी मुमकिनात हैं, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, कितने हमको काउंट करेंगे, वो हम अगर सेकंड्स काउंट करते हैं कि इतने सेकंड के बाद वो काट देगा, तो सेकंड्स को काउंट करेंगे, वो आधे सेकंड के बाद भी तो काट सकता है ना, मतलब 4 मिनट और आधे सेकंड के बाद उसने काट दी। तो इस तरह इस किस्म की जो मुमकिनात होती हैं इनको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इससे जो स्पेस बनेगी इसको हम इनफाइनाइट स्पेस बोलेंगे, और ये वाली जो स्पेस थी ना इसको फाइनाइट स्पेस बोलेंगे, क्योंकि ये महदूद है, ये तो गिनी जा सकती है ना, मतलब ये 4 मुमकिनात हैं, इसके अलावा और कोई मुमकिनात हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर हम 3 दफ़ा कोइन को फ्लिप करते हैं ना, या 3 कोइंस लेकर उनको एक दफ़ा फ्लिप करते हैं, तो फिर बहुत सारी आउटकम्स बन जाती हैं। वो फिर बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलेंगे ना तो हम डिस्कस करते जाएंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखिए। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 है, वो कहता है फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर लेस दैन 15। 15 से नीचे, 15 से लेस, 15 से कम आपने प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं, और आप बताएं कि कितनी मुमकिनात हो सकती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स का आपको पता होगा तभी आप उनको सिलेक्ट कर पाएंगे ना। तो मैं आपको समझाऊं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 नंबर्स पे वो पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, या तो वो 1 पे हो सकता है, या वो सेल्फ पे अपने आप पर हो सकता है। ठीक है, या वो खुद पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, या वो 1 पर हो सकता है। इसके अलावा किसी और नंबर पर वो तकसीम नहीं हो सकता, वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, मिसाल ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, ये सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि 2 फैक्टर हों, एक 1 हो और एक कोई और हो, खुद हो। ठीक है, तो 1 जो है ना ये प्राइम नंबर में नहीं आता, नॉट प्राइम नंबर, ये आप हमेशा के लिए याद रखिए। 1 जो है ना ये प्राइम नंबर में नहीं आता होता। फिर 2 पे चलते हैं।
2 को डिवाइड करें, 2 1 से भी हो सकता है डिवाइड और 2 से भी हो सकता है, ठीक है। इसके दो फैक्टर हैं, एक 1 है एक 2 है, इसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है 2 प्राइम नंबर है। अब ये 15 से छोटा है ना, तो एक तो ये होगी प्रोबेबिलिटी कि हम 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 2 के बाद चलें 3 जो है इसके भी दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 3 है। 3 जो है वो 1 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है या 3 से हो सकता है, और कोई फैक्टर नहीं है। तो 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये भी 15 से छोटा है, तो हम 2 की बजाय 3 भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसके बाद 4 है, 4 देखें, 4 जो है 1 पे भी पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 2 2s और 4 हो जाता है ना, तो 2 पे हो जाता है पूरा पूरा तकसीम और 4 पे भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर बन गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो कहा गया ना प्राइम नंबर सिलेक्ट करें। ओके, फिर 5 है, 5 सिर्फ 1 पे होता है और 5 पे होता है और किसी पे नहीं होता, 5 आ गया। इसके बाद 6 अगर आप चेक करें 1 पे भी हो जाता है, 2 पे भी हो जाता है, 2 3s are 6, 3 पे भी हो जाता है, 3 2s are 6 और 6 पे भी हो जाता है। तो इसके 4 फैक्टर बन गए, ये भी प्राइम नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 7 प्राइम है, 7 सिर्फ 1 और 7 पे होता है। 8 नहीं है, 8 2 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, 1 पे भी 8 पे भी, 4 फैक्टर हैं। 9 भी प्राइम नहीं है, 1 पे भी हो जाता है, 3 पे भी और 9 पे भी, 3 फैक्टर हैं। 10 भी नहीं होता, 10 2 पे भी हो जाता है, 5 पे भी, 1 पे भी, 10 पे भी, उसके भी ढेर फैक्टर हैं। तो 11 सिर्फ 1 पे होता है और अपने आप पे होता है, 11 पे होता है, ठीक है। इसके बाद 12 है, वो भी प्राइम नहीं है, 2 पे 3 पे 4 पे, वो ढेर सारे हैं उसके फैक्टर्स। 12 भी नहीं है। 13 प्राइम है, ये सिर्फ 1 पे होता है डिवाइड और 13 पे होता है। इसके बाद 14 नहीं है प्राइम, 14 जो है वो 1 पे भी हो जाता है, 2 पे भी, 7 पे भी, उसके भी ढेर हैं फैक्टर। अच्छा, 14 के बाद 15 हमने नहीं लेना क्योंकि 15 से आगे तो हमने जाना ही नहीं, 15 से लेस उसने कहा है, 15 से लेस 14 है, 14 तक हमने जाना है, 14 तक हमने चेक करने हैं कि कितने प्राइम हैं, उससे आगे हमने नहीं जाना। तो देखें ये वाले इतने प्राइम हैं 15 से लेस, 15 से कम इतने प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका कंप्लीट एक सेट बना देना है। तो ये एक सैम्पल स्पेस बन गई है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देना है। सिंपल जी, कौन सी इसमें मुश्किल बात थी। इसके बाद एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर सेलेक्टिंग 1 लेटर फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये जो लफ्ज़ मैथमेटिक्स है ना, इसमें से एक लेटर आपने सिलेक्ट करना है, तो आप बताएं कितने मुमकिनात बन सकती हैं, कितने आउटकम्स। बेसिकली हमने आउटकम्स लिखने हैं ना, जब वो कहता है सैम्पल स्पेस लिखें, उसका मतलब ये है कि हमने आउटकम्स लिखने हैं, हमने रिजल्ट्स लिखने हैं। यहाँ पे भी हमने आउटकम्स ही लिखे ना कि कितने रिजल्ट आ सकते हैं। कि अगर मैं आपको कहता हूँ 15 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनमें से एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करें, तो कितने मुमकिनात हो सकते हैं, ये इतने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मुमकिनात हो सकते हैं। या आप 2 सिलेक्ट करेंगे या 3 करेंगे या 5 करेंगे या 7 करेंगे या 11 करेंगे या 13 करेंगे, ठीक है। मतलब इतने नंबर ये जो है ना सारे, इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह वो कहता है मैथमेटिक्स वर्ड जो है ना, उसमें से एक आपने लेटर सेलेक्ट करना है, तो कितने मुमकिनात हो सकते हैं। अब मैथमेटिक्स में एम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ए सिलेक्ट कर सकते हैं, आप टी कर सकते हैं, आप एच कर सकते हैं, आप ई कर सकते हैं। इसके बाद फिर एम है। अब ये एम तो आपने पहले लिख लिया है, तो 2 दफ़ा ये ख्याल रखना है कि एक नंबर 2 दफ़ा नहीं आ सकता, यूनिक होगा, ठीक है। एक लेटर जब आ गया है तो दूसरी दफ़ा उसने नहीं आना, ठीक है। चाहे वो आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर मौजूद हो, लेकिन आउटकम्स के अंदर वो एक दफ़ा ही आएगा, क्योंकि एम अगर दोबारा मैं लिख दूं तो वो तो पहले आ चुका है। तो इसलिए एक आउटकम को आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, ठीक है। आउटकम तो वही है ना, है तो एम ही ना, तो एम को आपने यहाँ से स्किप कर देना है। इसके बाद ए जो है वो भी पहले आ चुका है, टी जो है वो भी पहले आ चुका है, ठीक है। आई नहीं आया, आई आ सकता है, सी नहीं है, सी आ सकता है या एस आ सकता है। तो ये इतने आउटकम्स आ सकते हैं इनमें से अगर आप एक लेटर सेलेक्ट करें, ठीक है। या तो आप एम सेलेक्ट करेंगे, आप ये वाला करें या ये वाला करें, एम एक ही है। इसके बाद आप ए सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला करें या ये वाला करें, है तो ए ही ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने ए सिलेक्ट कर लिया है, तो अब कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला ए किया है या ये वाला ए किया है। तो जौन सा मर्जी करूँ है तो ए ही ना। इसी तरह फिर आप टी कर सकते हैं, एच कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, आई सी एस, इनको आप कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स टोटल बन सकती हैं, और इन आउटकम्स को आपने एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस बन गई है इस प्रॉब्लम की। ओके जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा एफ़ है, ठीक है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, एक ओमेगा, एक एफ़ और एक पी।
अब एफ़ को डिस्कस करते हैं कि एफ़ क्या है। एफ़ इज़ कॉल्ड सिग्मा फील्ड, इसको हम सिग्मा फील्ड बोलते हैं, रेड एज सिग्मा फील्ड। ठीक है, ये जो सिंबल है ना, ये भी ग्रीक लेटर है, सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा नाम है। सिग्मा फील्ड इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इस फील्ड की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है कि जो सैम्पल स्पेस है ना, जो मुमकिनात हैं वो इस सेट के अंदर होंगी, इस फील्ड के अंदर होंगी। ये एक फील्ड है एफ सिग्मा फील्ड, मतलब जितनी हमारी मुमकिनात आई हैं ना, सैम्पल स्पेस का मतलब है कि जितने आउटकम्स आई हैं, जितने रिज़ल्ट पॉसिबल हो सकते हैं, वो इस के एलिमेंट होंगे, इसके अंदर होंगे, और ख़ाली सेट भी इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, ये एम्प्टी सेट की अलामत है, नल सेट, एम्प्टी सेट, फाई इसको बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है फाई, कुछ लोग इसको फ़ी भी बोलते हैं, सॉरी पी आई पाई होता है, ये फाई है, PHI फाई, फ़ी भी बोलते हैं, फाई भी बोलते हैं। तो ये एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल होती है। खाली सेट, खाली सेट भी इसका एलिमेंट होगा, और जो सैम्पल स्पेस होगी वो भी इसकी एलिमेंट होगी। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि कोई सेट ए इज़ एन इवेंट विच बिलोंग्स टू एफ, देन ए का कंप्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू एफ। यानी अगर कोई सेट ए है वो इस फील्ड के अंदर है, तो फिर उस सेट का जो कंप्लीमेंट होगा ना, वो भी इसी फील्ड का एलिमेंट होगा, वो भी इस फील्ड के अंदर होगा। अच्छा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है, ए उसने जनरल लिखा है, यहाँ पे बी भी हो सकता है। अगर बी इसका इसमें हो एफ़ में, तो फिर बी का कंप्लीमेंट भी एफ़ में होगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, उसकी जितनी भी सैम्पल स्पेस होगी वो भी, और ख़ाली सेट भी, ये दोनों इस फील्ड के अंदर होंगे। ये इस फील्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, लाजमी इसके अंदर होंगे। दूसरी लाइन का ये मतलब है कि कोई भी सेट है, चाहे वो ए है, चाहे बी है, चाहे जेड है, चाहे एक्स है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, जो भी है, तो वो सेट अगर इस एफ़ के अंदर है, तो फिर उसका कंप्लीमेंट भी इसके अंदर होगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। इसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए आई आर इवेंट्स दैट बिलोंग टू एफ़, अगर ढेर सारे इवेंट्स हैं, ए आई का मतलब है ढेर सारे इवेंट हैं, आई उसने जनरल लिखा है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करते जाए ना, ए आई की जगह पे 1 पुट करें, ए 1 बन गया, आई की जगह 2 पुट करेंगे, ए 2 बन गया, आई की जगह 3 पुट करें, ए 3 बन गया। तो इस तरह ए 4, ए 5, ए 6, 7 चलते चलते सो ऑन ए एन तक जाते हैं। अगर ढेर सारे इवेंट हैं, वो इस एफ़ से बिलोंग करते हैं, इस फील्ड के अंदर हैं, देन यू आई फ्राम 1 to इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। ए आई बिलोंग टू एफ़, तो इसका मतलब है यूनियन। यू जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये यूनियन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है अब उन सारे ए का, उन सारे सेट्स का, उन सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन लें, तो वो भी इसके अंदर ही होगा। यानी अगर हमारे पास ढेर सारे सेट्स हैं, ढेर सारे इवेंट्स हैं, वो इस फील्ड के अंदर हैं, तो उनका जब यूनियन लेंगे, इस यू का मतलब है यूनियन। अब ए आई, इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका ये मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। ए आई, इसका मतलब है आई जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई की पहली वैल्यू 1 है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब वो लामहदूद है, आगे चलता जा रहा है। अच्छा, ए 1, इसके बाद है यूनियन। ये यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके दरमियान क्या है, यूनियन है। ए 1 यूनियन, दूसरी वैल्यू होगी 1 से आगे 2, ए 2 यूनियन, ए 3 यूनियन, ए 4 यूनियन, ए 5, इस तरह चलते 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, आगे 3 डॉट्स जो यहाँ पे लगे होंगे ना, उसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू आगे चलती जा रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही। तो वो कहता है कि अगर इस तरह के इवेंट्स हैं, A1, A2 एंड सो ऑन, तो वो अगर इस फील्ड के अंदर हैं ढेर सारे इवेंट्स, तो उन इवेंट्स का जो यूनियन होगा वो भी इस फील्ड के अंदर ही होगा। इस लाइन का ये मतलब है, देयर इनफाइनाइट यूनियन आल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, वो भी इस फील्ड के अंदर मौजूद होगा। ठीक है जी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ इस एफ़ की हैं, ये भी आपने याद रखनी है। सो वी कैन से दैट वी अरेंज द सैम्पल स्पेस इन स्पेशल ऑर्डर टू गेट द सिग्मा फील्ड। इस लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कहता है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक ए सेट है जो आपकी सैम्पल स्पेस में है, तो देन वी हैव फॉलोइंग सिग्मा फील्ड एफ़। तो हमारी सिग्मा फील्ड क्या होगी? अब सिग्मा फील्ड जो है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि उसमें खाली सेट आएगा सिग्मा फील्ड में। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि उसमें जो सैम्पल स्पेस है, जो आउटकम्स हैं, वो भी आएंगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो ए है वो उसके अंदर होगा। ए अगर इस
सैम्पल स्पेस में है तो फिर ज़ाहिर बात है फील्ड के अंदर भी होगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस जो इस फील्ड के अंदर है तो फिर इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी इस फील्ड के अंदर ही होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये ए इस सैम्पल स्पेस का एलिमेंट है, तो ए भी इसमें अंदर आ गया। फिर हमने दूसरी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि अगर ए इसका है एलिमेंट तो फिर ए का कंप्लीमेंट भी इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, ए अगर फील्ड के अंदर है तो फिर ए का कंप्लीमेंट भी फील्ड के अंदर होगा, तो वो भी इसके अंदर आ गया। तो ये सारी जो बन गई है ना, ये सिग्मा फील्ड बन गई है। तो सिग्मा फील्ड लिखना कोई मुश्किल नहीं है। एक आपने खाली सेट लिखना है, एक आपने सैम्पल स्पेस लिखनी है, दूसरा वो सेट जो आपको इवेंट बताया जा रहा है इवेंट लिखना है और उसका कंप्लीमेंट लिख देना है, बस सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट एक और उसने एग्जांपल दी है। यहाँ पे उसने बताया कि इसके 4 मेंबर्स हैं, इस फील्ड के यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं सिग्मा फील्ड के इस सवाल में। नेक्स्ट एक और उसने दिया है 1 2 3। अगर एस आपके पास 1 2 3 हो तो आप फील्ड लिखें। सिग्मा फील्ड कैसे लिखेंगे? फील्ड को एफ से रिप्रेजेंट करना है आपने। एफ इज़ इक्वल टू, पहला आपने लिखना है खाली सेट, दूसरे आपने सारा इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो लिखनी है। अब इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, इसके सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो होंगी। एक तो पॉसिबिलिटी इसकी आ सकती है 1, दूसरी इसकी 2 हो सकता है, तीसरा 3 हो सकता है, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इन दोनों को मिला लें 1 2 हो सकता है, पांचवी ये हो सकती है कि इस 1 और इस 3 को मिला लें 1 3 हो सकता है, छठी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि इस 2 और 3 को मिला लें 1 को छोड़ दें 2 3 आ गया, और सातवीं प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आप इन तीनों को मिलाकर इकट्ठा 1 2 3 लिख दें। ठीक है, ये सारी इसकी पॉसिबिलिटीज़ आ गई और ये 5 सेट आ गया, तो ये हमारे पास सिंपल एफ फील्ड बन गई। अच्छा जी, अब हमने 2 चीज़ों को डिस्कस कर लिया, एक सिग्मा को और एक एफ को। अब हम डिस्कस करते हैं पी को। पी क्या चीज़ है, वो जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। इट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मेजर एंड इट इज़ अ फंक्शन। इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तीसरी जो है ना पी, इसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे और ये एक फंक्शन है, फंक्शन एफ सच दैट सिग्मा अप्रोचेस टू 0 एंड 1। 0 एंड 1 ये एक इंटरवल दिया गया, 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, 0 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसकी रियल वैल्यू होती है विद रेंज ऑफ 0 to 1। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक इसकी रेंज होगी, टेकिंग एनी वैल्यू इन द इंटरवल। 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, उनके दरमियान भी कुछ हो सकती है, 0.1 0.111 0.21 25 27, इस तरह कोई भी हो सकती है 1 और 0 के दरमियान। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ई इज़ 0, अगर हम कहें कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई आपसे कहे कि इस इवेंट की पॉसिबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मतलब है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है, वो इवेंट होना नामुमकिन है। और इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ई इज़ इन द सैम्पल इज़ 1, अगर कोई आपको कहे कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इट मीन्स दैट अकरेंस ऑफ दैट इवेंट ई इज़ क्वाइट श्योर। तो इसका मतलब है कि उसके 100% चांसेस हैं वो इवेंट होकर रहेगा, अक्कर होने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो 100% है। ठीक है, एंड अदर पॉसिबिलिटीज़ लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज 0 एंड 1। अब ये तो एग्जैक्ट है, अगर 0 है तो एग्जैक्ट श्योर है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इवेंट नहीं हो सकता। अगर 1 है तो एग्जैक्ट श्योर है कि ये इवेंट पॉसिबल है, ये होकर रहेगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी इन दोनों के दरमियान है तो फिर उसके चांसेस हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इवेंट की पॉसिबिलिटी 0.5 है या 1/2 है, 1/2 भी 0.5 के इक्वल ही होता है, कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिए। अब 0.5 ये 1 के दरमियान है, 1 और 0 के दरमियान, ना तो ये 0 है, 0 से ये बड़ा है। ठीक है ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 फिर जाकर 0.5 आता है, और 1 से छोटा है क्योंकि 0.6 7 8 9 0.9 पर जाकर आगे 1 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है, ये बिल्कुल आधा है, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में है। तो इसका मतलब ये है कि 50% चांसेस जो हैं वो हैं अक्कर होने के और 50% चांसेस हैं अक्कर ना होने के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके दरमियान है ना तो फिर पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो और हो सकती हैं, लेकिन अगर 0 1 हो तो फिर एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये पी ऑफ ई ये एक फंक्शन है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ई इवेंट को जाहिर कर रहा है और पी प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1।
ये जिस तरफ इसका बड़ा मुंह होगा ना वो बड़ी वैल्यू होगी और जिस तरफ इसका छोटा होगा वो लेस वैल्यू होगी। अब पी ऑफ ई इसको पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये जो नीचे है ना इसके लाइन लगी हुई ये आर इक्वल टू की सिंबल है, यानी अगर सिंबल ऐसे सिंपल लिखा हो ना तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ग्रेटर है ये वाली लेस है, और इसके नीचे लाइन लग जाए तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ग्रेटर है या बराबर है इसके, ठीक है। मतलब बराबर भी हो सकती है ज़ीरो के, ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, और 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, ठीक है। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। समझ आ गई। प्रोबेबिलिटी जो है ना उसकी मतलब दो वैल्यूज़ के दरमियान हो सकती है, 0 और 1 के दरमियान उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। फॉर ऑल इवेंट्स बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस, और आपके जो इवेंट्स हैं वो आपकी आउटकम्स होनी चाहिए, मतलब जो आपके एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितनी वैल्यूज़ उसकी आ सकती हैं उनमें से कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कंसेप्ट आपका रह गया हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि इस कोर्स के तमाम जो है ना टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स जो हैं उनके हमारे पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब चूँकि सारी बुक जो है वो मैंने पहले पढ़ाई हुई है, पहले इस सारी बुक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो इसको दोबारा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो लेक्चर्स जो है ना वो अवेल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स हैं। मतलब मेरा ये तरीक़ाकार है, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल मेरी जान है, आप यूँ कह लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पेपर बताता हूँ ना कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो वही सेम पेपर वही होता है, जो पेपर मैं बताता हूँ वही पेपर सेम जो है ना पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए होते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उसको विज़िट करके देख लें, यूट्यूब चैनल को। बाकी जितने भी वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स पढ़ के चेक कर लें, जितने भी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं आप चेक कर लें। जो मैं पेपर बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वही पेपर के अंदर आता है। तो इसलिए अगर आपको इसके गेस्ट चाहिए या इसके सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।